बैडमिंटन में कृष्णा नागर ने जीता गोल्ड मेडल। सुहास एलवाई ने सिल्वर मेडल किया अपने नाम। पीएम मोदी ने विजेताओं से बात कर दी बधाई। कृषि कानून वापसी को लेकर तथाकथित किसानों ने की मुजफ्फरनगर में महापंचायत। राकेश टिकैत ने कहा, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अलर्ट पर यूपी पुलिस। तालिबान नई सरकार का नहीं कर सकेगा ऐलान। बरादर गुट और हक्कानी के बीच बड़ी तकरार। एनआरएफ का दावा, आपसी गोलीबारी से बरादर हुआ घायल। और गाजियाबाद पुलिस ने किया वाहन चोरी गैंग का खुलासा। कबाड़ियों की डिमांड पर कार चुराता था यह गैंग। अब कर दिल्ली एनसीआर से ही गैंग ने चुराई 500 से ज्यादा गाड़ियां। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। यूपी के बलिया में वायरल फीवर का प्रकोप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद में रोज 70 से 80 वायरल फीवर के केस रजिस्टर हो रहे हैं। हालांकि अभी बलिया में वायरल फीवर और डेंगू से किसी भी मौत की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल फीवर के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वही बच्चों में डेंगू और वायरल फीवर की बात करें तो स्थिति अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो वहीं जिला अस्पताल में डेंगू फीवर के लिए अलग से वार्ड भी बनाए गए हैं, जहां वायरल फीवर से लड़ने के लिए हर तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है। रात हो रही है, कभी गर्मी हो जा रहा है। इसमें वायरल फीवर के पेशेंट कुछ बढ़े हैं। पहले की तुलना में करीब 10 से 15% मरीज बढ़ गए हैं। इसमें उनको बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, कमजोरी आ रही है, शरीर में दर्द हो रहा है और सिम्टम के आधार पे जो है हमें फिशिंग का इलाज करना है। यहाँ पे पूरी वायरल फीवर की और डेंगू इत्यादि की जो है अस्पताल में पूरी व्यवस्था है। अब खबर यूपी के बरेली से है, जहां ग्राम पंचायत रुपियापुर में ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान पर घोटाला का बड़ा आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान की आपसी वित्तीय सांठगांठ से सरकारी योजनाओं में सेंध लगाकर लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। एक तरफ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि ग्रामीणों को सरकारी लाभ जो है वो पूरी तरह से मिल जाए, लेकिन सरकारी ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान जो कि आपसी मिलीभगत से सरकारी योजनाओं में सेंध लगा रहे हैं। तो वहीं इस मामले पर ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान पत्रकारों से बातचीत करने से बचते हुए नजर आए। देखिए, गांव में अभी कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अभी नए नए प्रधान बने हैं और नए नए कार्य प्रारंभ हुए हैं। अभी कुछ प्रधानगण ऐसे हैं जिनके काम हो रहे हैं, मगर उनकी समझ में अभी नहीं आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग मीटिंगें बुला रहे हैं, मीटिंग में उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अभी कोई ऐसा भ्रष्टाचार वाला काम नहीं हुआ है। पूरे ब्लॉक से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर किसी ने की है तो या तो भ्रमित होने की वजह से की है, या हो सकता है वो उसकी समझ में कोई काम नहीं आ रहा हो। जी, मेरा नाम शकील अहमद। मेरे पास एक अंत्योदय राशन कार्ड था काफ़ी 5 साल से, जो ग्राम प्रधान ने और सेक्रेटरी ने काट दिया है, ले दे के दूसरे का बना दिया। उसके पास 25-30 बीघे ज़मीन है और 2-3 महीने हो गए हमें भागते हुए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपने कहा मैंने उप जिलाधिकारी के पास शिकायत की थी, इंस्पेक्टर साहब के पास गए थे फरीदपुर सप्लाई में, और भी सेक्रेटरी से 2-3 महीने हो गए कागज लिए हुए, कर देंगे अभी तक नहीं कराए। टाल मटोल कर रहे हैं और हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस संबंध में आपने ग्राम प्रधान से शिकायत की? ग्राम प्रधान से कहा था हमने। उन्हें क्या आश्वासन दिया? उन्होंने जी कह दिया हमने काट दिया है, अपोजिट में है उनकी। में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर फर्जी तरीके से चारों अपराधियों ने मिलकर लाभार्थियों के बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं पकड़े गए चारों आरोपियों से पुलिस ने कुछ नकदी, कार, लैपटॉप, प्रिंटर, फर्जी मोहर बरामद किए हैं।
एक 4 सदस्यीय गिरोह खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनका उद्देश्य जो है लोगों के बैंक खातों से पैसे निकालने का है। तरीका ये रहता है कि ये सरकारी योजनाओं का लाभ है, उसका आधार कार्ड, थंब इम्प्रेशन, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम आदि ले लेते हैं और थंब इम्प्रेशन से एक टोन तैयार करते हैं और एक ऐप है, एप्लीकेशन है पे नियर बाय, उसकी मदद से जैसे ही आधार कार्ड से उसको लिंक करते हैं तो अकाउंट नंबर और उसमें डालने पर फिर ये उस आदमी के। अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। आपको ये बता दें कि पुलिस ने साइबर सेल और नरोरा पुलिस ने लोगों से गाड़ियां बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले विदेशी नागरिक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एनपीएस के कर्मचारी को झांसा देकर ये सभी आरोपी मिलकर गाड़ियां बेचने की डील किया करते थे, जिसके बाद पीड़ित से आरोपियों ने गाड़ी का पैसा भी ले लिया था और बाद में एनएपीएस के कर्मचारी को गाड़ी नहीं मिली, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई और मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से जो पूछताछ है वो अभी जारी है। But police saying Yeah, they are still doing investigation. I wasn't involved in any fraud. Okay, I was just caught up in this. what's the all process? I'm not a fraudster. What's the all process? I don't know what you're talking about. I'm not a fraudster. Okay. देखिए, ये दिनांक 11/9/20 को एक घटना नरौरा थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसमें अर्जुन प्रसाद पुत्र कालीचरण ये नरौरा जो एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है उसमें टेक्नीशियन का काम करते हैं। इनको किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा, टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी बेचने का जो है सेल परचेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेटर था और उनको झांसे में लेकर उनसे कुल 27,58,174 रुपये ट्रांसफ़र करा लिए अपने अलग अलग खातों में और हड़प लिया। इस संबंध में 230/20 मुकदमा अपराध संख्या ये अभियोग पंजीकृत किया गया था और लगातार तब से हमारी टीम, विशेष रूप से जो हमारे यहाँ साइबर सेल की टीम है। अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां जिलाधिकारी संजीव सिंह की तरफ से नाराश्रित पशु आश्रय स्थल नेकनामपुर का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ली है। इसके अलावा उप जिलाधिकारी को निर्देशित भी उन्होंने किया है कि वो पशु आश्रय स्थल के निकट यदि चारागाह भूमि हो तो उन जगहों पर हरा चारा उगाएं, जिससे पशुओं को आसानी से चारा जो है वो उपलब्ध रहे। तो वहीं उन्होंने खंड विकास अधिकारी जो हैं धानापुर को निर्देशित करते हुए कहा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत मिट्टी भराई का काम भी किया जाए ताकि बारिश में कीचड़ की संभावना है जो ना रहे। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पशुओं की बेहतर देखभाल की जानी चाहिए। सुनिश्चित हो कि जिन पशुओं का स्वास्थ्य ठीक ना हो उनको तत्काल पशु चिकित्सालय से दवा दिलाई जाए। आज बृहद गौ संरक्षण केंद्र नेकनामपुर विकासखंड धानापुर का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर 156 पशु संरक्षित हैं, गौवंश संरक्षित हैं, जिनकी कि नोडल चिकित्सा अधिकारी के द्वारा नियमित रूप से चिकित्सा जांच भी की जा रही है। पोषण की व्यवस्था की गई है। जनपद में कुल 17 इस तरह के गौआश्रय स्थल हैं, जिसमें 2 बृहद हैं और इसमें 1388 पशु संरक्षित हैं। जो जिला स्तरीय पर्यवेक्षणी समिति है उसकी भी बैठक की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार सभी गौवंशों की उचित देखरेख हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही अब खबर यूपी के गोंडा से है, जहां पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 91वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर पुस्तक के लेखक अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज को गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें कि ये पुरस्कार पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया जाता है। पूरे भारत में ऐसे पुरस्कार के लिए 6 लोगों को चयनित किया गया था, जिनमें से अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये पुरस्कार पाने वाले अकेले अधिकारी हैं। दरअसल अपर पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया से साइबर अपराध नामक पुस्तक लिखकर समाज को साइबर अपराध से बचाने के उपाय बताकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, जिसके लिए गृह मंत्री के तरफ से उन्हें ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया।
अधीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस व श्री मोहम्मद हसन जैदी मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति प्रयागराज दोनों लेखों के द्वारा एक सोशल मीडिया से साइबर अपराध नामक पुस्तक लिखी गई थी। ये विशेषकर प्रयागराज में एक साइबर अपराधों से निपटने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया था। उसमें छात्रों और लोगों ने उस कार्यक्रम को बहुत सराहा था, जो प्रयागराज पुलिस और जिला अपराध निरोधक समिति प्रयागराज व बाल कल्याण समिति के सहयोग से चलाया गया था। अब मामला हमीरपुर नगर पालिका क्षेत्र के डिग्गी मोहल्ले का है, जहां कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी बाढ़ का पानी अब भी लोगों के लिए आफत बना हुआ है। आपको ये बता दें कि अमित मुख्यालय स्थित बेतवा और यमुना नदियों में भयानक बाढ़ आई थी, जिसका पानी डिग्गी मोहल्ले में भर गया। भले ही अब नदियों का पानी खतरे के निशान से नीचे आ गया हो, लेकिन डिग्गी मोहल्ले में भरा हुआ बाढ़ का पानी कई बीमारियों को दावत दे रहा है। लेकिन जिला प्रशासन को इस बात की कोई परवाह नहीं है। जिला प्रशासन आराम से चैन की नींद सो रहा है। तो वहीं नोडल अधिकारी अनिल गर्ग जो हैं वो कानपुर पहुंचे हैं, जहां नोडल अधिकारी ने हैलट अस्पताल की व्यवस्थाओं का स्थानीय निरीक्षण किया है और साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग का जायजा भी लिया। सबसे पहले नोडल अधिकारी हैलट इमरजेंसी पहुंचे, जहां पर प्राचार्य मेडिकल कॉलेज ने अपने यहां बनाए गए प्रदूषण मुक्त वार्डों में जाने वाले 70% सुविधा युक्त एम्बुलेंस को दिखाया। आपको ये बता दें कि इस एम्बुलेंस के प्रयोग से लोगों को आसानी से सीधे वार्डों में शिफ्ट कराया जा सकता है। और साथ ही नोडल अधिकारी ने अस्पताल में बनाए गए कोविड आइसोलेशन ICU PICU वार्ड का भी निरीक्षण किया है और साथ ही उन्होंने मरीज से उनका हाल भी जाना। अब खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां एक पीड़ित परिवार पर भूमाफियाओं ने लेखपाल से मिली भगत कर फिर से कब्जा कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि पहले तो भूमाफिया ने एक पीड़ित परिवार को अपनी जमीन बेच दी और फिर पुलिस और लेखपाल के सहयोग से खुद की बेची हुई जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया। भूमाफिया अपनी जमीन का निर्धारित मूल्य लेने के बाद भी परिवार को मकान नहीं बनाने दे रहा है, जिसके चलते पीड़ित परिवार अब अपने मासूम बच्चों को लेकर मुख्यालय के घंटाघर पर अनशन पर बैठ गया है। पुलिस प्रशासन भी पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं सुन पा रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गोवर्धन तिवारी ने थाना अध्यक्ष और SI समेत कांस्टेबल को मोटी रकम दी है, जिसकी वजह से न्याय नहीं किया जा रहा है। तो हम जा तो हमें पूरा से माहौल थे पकवाल थे। साहब हमने 2014 में गोवर्धन सनक महादेव प्रसाद से रजिस्ट्री कराई थी जमीन की। तो सर हमने पैसा ना होने के कारण हमने अभी काम लगाया था इसी बार, उसमें पूरा और करा के हमारी 4-4 फुट की सब दीवारें थी। तो गोवर्धन ने तो वहीं मथुरा के कोंगांव ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे, जहां ऊर्जा मंत्री ने डेंगू पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कई बच्चों की बीमारी के चलते उनकी मौत हुई है, वो बेहद दुखी है, जिनकी भरपाई अब नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार चाहती है कि बीमारी पर जल्द से जल्द नियंत्रण हो सके। ग्रामीणों ने मंत्री से मांग की कि गाँव के मरीजों के लिए आगरा स्थित अस्पताल में 10 बेड जो है वो निर्धारित कराए जाए और साथ ही मरीजों के इलाज का खर्च जो है वो सरकार दे, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने ग्रामीणों को भरोसा देते हुए कहा कि शासन को अवगत कराकर अस्पताल में 10 बेड जो है वो आरक्षित करने के जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा समीक्षा की पूरे प्रदेश की और जहाँ ये जो मौसमी बुखार है, वायरल है, डेंगू है, बरसात में कई तरह के बीमारियाँ रहती हैं, उनमें से डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो मच्छरों से कैसे बचाव किया जाए, सब लोग गर्म पानी का सेवन करें, मच्छरों से बचाव हो, फॉगिंग हो, दवा का छिड़काव हो, ये सब प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। यहाँ भी लगातार फॉगिंग की और सफाई का अभियान चल रहा है। जो भी ये घटनाएं हुई हैं बहुत दुखद हैं, हमारी गहरी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जो बच्चे आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इस बीमारी को कैसे हम रोकें उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
तो वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का असर छोटे बच्चों पर भी तोड़ने का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। अस्पताल में व्यवस्था कराने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को पत्र मिलने के बाद जिला अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई के लिए वार्ड बनकर जो है वो तैयार हो गई है। इस दौरान जिला अस्पताल में बच्चों के लिए 20 बेड का आईसीयू और 20 बेड का ही सेंटर भी तैयार किया गया है और साथ ही परिजनों के बैठने के लिए भी वेटिंग एरिया जो है वो तैयार कर स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से मॉक ड्रिल जो है वो अब की जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर संजीव बेलवाल है। जी, कोरोना को लेकर के इस समय जो बच्चों के बेड बनाए गए हैं, कितने बेड बनाए गए हैं, अब किस हिसाब से पूरी तैयारी कर रहे हैं? हमारा एमसीएच विंग में जो L2 चल रहा था पहले से ही, उसी एग्जिस्टिंग L2 के अंदर हमने 40 बेड्स जो है बच्चों के लिए रिजर्व्स किए हैं, जिसमें हमने 20 बेड का आईसीयू तैयार किया है और 20 बेड। रेलवे अपने यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं को देने का प्रयास जो है वो हर संभव कर रही है। इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे को AC 3 टायर इकोनॉमी कोच मिला है, जिसको फिलहाल प्रयागराज से जयपुर की ट्रेन में जोड़ा जाएगा। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये कोच आम AC 3 के कोच से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली कोच रहेगी। आम AC 3 कोच में 72 लोगों की सीटिंग होती है, लेकिन इस कोच में 83 सीटिंग सीट है। संख्या बढ़ाने के साथ साथ अन्य सुविधाओं का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। खास करके दिव्यांग जनों के लिए इस कोच में अलग से टॉयलेट और रैंप की व्यवस्था भी कराई गई है और साथ ही व्हीलचेयर से कोच में लाए जाने की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध कराई है। अगर हम बात करें किराए की, तो इसमें किराए भी आम AC 3 कोच से कम बताया जा रहा है। 1080 रुपये है, जबकि 1085 रुपये है, जबकि जो पुराना AC 3 टियर है उसका किराया 1175 रुपये था, तो उससे सस्ता है ये। सुविधाओं के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, इसमें दिव्यांगजन फ्रेंडली, व्हीलचेयर फ्रेंडली सुविधाएं हैं। 4 में से 1 टॉयलेट कोच ऐसा है जो पूरा का पूरा दिव्यांगजन फ्रेंडली है। रैंप दे रखी है, उसमें इंडिविजुअल हैंड होल्डर दे रखा है, स्लाइडिंग डोर दे रखा है और सारे के सारे लेग फुट ऑपरेटेड उसमें वो हैं, जिससे जब पानी आपको लेना है टंकी से तो दोज थिंग्स आर फुट ऑपरेटेड। वहीं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नगर विकास एवं जनपद के नोडल अधिकारी रजनीश दुबे ने जनपद के कई विभागों का दौरा किया है और अधिकारियों की मीटिंग लेने के बाद कड़े निर्देश दिए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि नोडल अधिकारी रजनीश दुबे जिले की समीक्षा करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर सहारनपुर आए हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने आज जिले के कई विभागों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिले में जितनी भी परियोजनाएं चल रही है उन सबका एक चार्ट बनाकर प्रस्तुत करें और कोई भी अधिकारी बिना जिलाधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज में OPD की धीमी गति पर भी नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के सर्विलांस के कार्य में तेजी लाई जाए। इसके अलावा सहारनपुर में मिनी बाईपास और 4 अन्य मार्ग ऐसे हैं, उनके निर्माण के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज की विजिट का जो मेन फोकस है वो, चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है, प्रदेश में कई ज़िलों में बाढ़ के हालात हैं, कई जगह वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जैसे डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया ये इस मौसम में फैलते हैं। उनके लिए स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग की क्या व्यवस्थाएं हैं, सफाई की क्या व्यवस्था हो रही है नगरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, इसकी समीक्षा विशेष तौर पर आज की गई है। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का सर्विलांस है। अब खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद उनके छठी के दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। आपको ये बता दें कि ओबरा के मंदिर समिति की तरफ से लगभग 22 साल से लगातार भगवान श्री कृष्ण के छठी के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो वहीं भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान का आशीर्वाद लिया है। तो वहीं भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद में अछवानी, फल, मक्खन, दूध, दही के साथ पूरी सब्जी, मिठाई का भोग भी लगाया गया। इस दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ लोगों को प्रसाद जो है वो बांटा गया है।
आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है हमारे राम मंदिर समिति में, जिसके उपलक्ष्य में आज छठे दिन भगवान श्री कृष्ण की छठी का आयोजन समिति के द्वारा किया जाता है और इसमें हम लोग ने विशाल भंडारे का आयोजन किया है और लगभग करीबन 2 से 3 हज़ार आदमी इस भंडारे के प्रसाद को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के छठी के उत्सव का जो है यहाँ प्रसाद के रूप में भंडारे का आयोजन किया जाता है और यहाँ राम मंदिर समिति द्वारा कई वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ चलता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।